और आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, एनिमल्स इन प्राइजन। और इसके पूरे हम लोग हिंदी सारांश को देखेंगे, आखिर ये चैप्टर क्या कहता है, इसके राइटर कौन है, इनके राइटर के बारे में, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे क्लास 11th के बिहार बोर्ड की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनिमल्स इन प्राइजन, तो एनिमल्स इन प्राइजन का मतलब होता है जेल में जानवर। जो इसके राइटर हैं जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू 1889 में उनका जन्म हुआ था और 1964 में उनकी डेथ हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बच्चों के बीच चाचा नेहरू के नाम से भी लोकप्रिय थे। वे दुर्लभ संवेदनशीलता के व्यक्ति थे। हैरो और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे प्राकृतिक विज्ञान और कानून का अध्ययन करने के बाद बैरिस्टर बन गए और 1921 में भारत लौट आए। उसके बाद महात्मा गांधी से गहरे प्रभावित होकर वे भारतीय राजनीति में शामिल हो गए और जल्द ही पूरे देश की युवाओं के नेता के रूप में उभरे। हालांकि यह केवल एक राजनीतिक नहीं थे, वह एक सपने देखने वाले आदर्शवादी, मानवतावादी और शब्दों में भी कलाकार थे। उनकी रचनाएं एक आत्मकथा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लेटर्स फ्रॉम ऑफ द फादर टू हिज डॉटर, एक दुर्लभ शक्ति और सुंदरता के लिए उल्लेखनीय है। वे अन्य अंग्रेजी गद्य के उस्ताद के रूप में स्थापित करते हैं। आज़ादी से पहले जेल में रहते हुए उन्होंने किताबें पढ़ी, प्राकृतिक का अवलोकन किया, कभी कभी सपने देखे और अपनी शक्तिशाली और काव्य शैली में वह सब कुछ लिखा जो उन्होंने सोचा और महसूस किया। उनकी आत्मकथा में उन्हें सुरुचिपूर्ण काव्य गंध के सबसे अच्छी तरह से कैद किया गया है। एक आत्मकथा से लिया गया निम्नलिखित उदाहरण प्रकृति के लिए नेहरू को प्रेम को प्रकट करता है। ये उल्लेखनीय है कि कैसे वह विभिन्न जानवरों को देखकर आनंद प्राप्त करता है और सबसे छोटे जानवरों को भी सम्मान देता है। यह टुकड़ा जियो और जीने दो का एक अद्भुत उदाहरण है। Surrounding the very air for that shell must be thick with them and they must cling to every object in the little space। यानी कि पूरा जो हिंदी सारांश है पूरे चैप्टर का, उसका पूरा निचोड़ यहाँ पे बताया जाएगा। 14.5 महीने तक मैं देहरादून में अपने छोटे से सेल या कमरे में रहा और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इसका लगभग एक हिस्सा हूँ। मैं इसके हर हिस्से से परिचित था। मैं सफ़ेदी वाली दीवारों पर और असमान फर्श और छत पर, पतंगे खाने वाले छतों पर हर निशान और दांत जानता था। बाहर के छोटे से यार्ड में मैंने घास के छोटे टफ्टर्स और पत्थर के अजीब बिट्स का अभिवादन किया। पुराने दोस्तों के रूप में मैं अपनी कोठरी में अकेला नहीं था, क्योंकि वहाँ ततैया और सिंगों की कई कॉलोनियाँ रहती थी और कई छिपकलियों को राफ्टर्स के पीछे एक घर मिला जो शाम को शिकार की तलाश में निकलती थी। यदि विचार और भावनाएं भौतिक परिवेश में अपनी छाप छोड़ती तो उस साथ घनी होती चाहिए। उन्हें उस छोटी सी जगह में हर वस्तु से चिपकना चाहिए। ये जो बोल रहे हैं, जो नेहरू जी बोल रहे हैं, उसके बाद जो भी वहाँ पे उन्होंने देखा उन सारी चीज़ों को बता रहे हैं। मेरे पास अन्य जेलों में बेहतर सेल थे, लेकिन देहरादून में मुझे एक विशेषाधिकार मिला जो मेरे लिए बहुत कीमती था। गोल ठीक बहुत छोटा था और हमें जेल की दीवारों के एक पुराने लॉकअप में रखा गया था, लेकिन गोल परिसर के भीतर यह जगह इतनी छोटी थी कि इसमें चलने के लिए कोई जगह नहीं थी और इसलिए हमें अनुमति दी गई थी सुबह और शाम बाहर जाना और फाटक के सामने ऊपर नीचे चलना। लगभग 100 गज की दूरी हमें जेल परिसर में ही रहे, लेकिन दीवारों के बाहर आने से हमें पहाड़ों और खेतों और कुछ दूरी पर एक सार्वजनिक सड़क का नज़ारा मिला। यह मेरे लिए कोई विशेष या विशेषाधिकार नहीं था, यह देहरादून में रखे गए सभी ए और बी श्रेणी के कैदियों के लिए आम था। परिसर के भीतर, लेकिन जेल की दीवारों के बाहर एक और छोटी इमारत थी जिसे यूरोपीय लॉकअप कहा जाता था। इसमें कोई दीवार नहीं थी और कोठरी के अंदर एक व्यक्ति पहाड़ों और बाहर के जीवन का एक अच्छा दृश्य देख सकता था। यहाँ रखे गए यूरोपीय दोषियों और अन्य लोगों को भी हर सुबह और शाम गोल गेट के सामने चलने की अनुमति थी। केवल एक कैदी जो ऊंची दीवारों के पीछे लंबे समय तक सीमित रहा, इन बाहरी सैर और खुले विचारों के असाधारण मनोवैज्ञानिक मूल्य की सराहना कर सकता है। मैं इन सैर सपाटे से प्यार करता था और मैंने उन्हें मानसून के दौरान भी उन्हें छोड़ा। जब बारिश कई दिनों तक मूसलाधार बारिश में आती थी और मुझे टखने तक गहरे पानी में चलना पड़ता था, मैं किसी भी स्थान पर सैर का स्वागत करता, लेकिन पास में विशाल हिमालय सा नज़ारा एक अतिरिक्त आनंद था जो जेल की थकान को दूर करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करता था।
यह मेरा सौभाग्य था कि उस लंबी अवधि के दौरान जब मेरा कोई साक्षात्कार नहीं था और जब कई महीनों तक मैं काफ़ी अकेला था, मैं इन पहाड़ों को देख सकता था जिन्हें मैं प्यार करता था। मैं अपनी कोठरी से पहाड़ों को नहीं देख सकता था, लेकिन मेरे मन में उनके में भरा हुआ था। मैं उनकी निकटता के प्रति हमेशा सचेत रहता था और हमारे बीच एक गुप्त अंतरंग बढ़ती हुई प्रतीत होती थी। पक्षियों के झुंड ऊंचे और दूर उड़ गए, बादल का एकांत बहाव भी भटकता हुआ चला गया। मैं चीख टीक पीक के साथ अकेला बैठा हूँ जो कि परे हैं, हम एक दूसरे को कभी थकते पहाड़ और मैं। आई एम अफ्रेड ऑफ आई कैन नॉट से विद द पोएट लैटिफाई डैट आई नेवर ग्रे वेरी इवन अप द माउंटेन बट डैट वाज ए रेयर एक्सपीरियंस। एज ए रूल आई फाउंड ग्रेट कम्फर्ट इन इट्स proximity, its solidity, calm look down upon me with the wisdom of a million years। मुझे डर है कि मैं कभी लितिपाई के साथ यह नहीं कर सकता, मैं कभी भी पहाड़ों से नहीं थकता, लेकिन यह दुर्लभ अनुभव था और यह नियम के रूप में मुझे इसकी निकटता में बहुत आराम मिला। इसकी दृढ़ता और शांति ने मुझे 1,00,000 वर्षों के ज्ञान के साथ नीचे देखा और मेरे अलग अलग मूड का मजाक उड़ाया और मेरे बुखार को शांत किया। ये सारी जो वर्ड है, जो कुछ भी बताई जा रही है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है और उनकी वाणी को हूबहू बताया जा रहा है। देहरादून में वसंत बहुत सुखद था और यह नीचे के मैदानों की तुलना में कहीं अधिक लंबा था। सर्दी उनके पत्तों के लगभग सभी पेड़ों को काट दिया था और वे नग्न और नंगे खड़े थे। यहाँ तक कि 4 शानदार पीपल के पेड़ जो गाल गेट के सामने खड़े थे, मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी, उनके लगभग सभी पत्ते गिर गए थे। वे निडर और निडर वहाँ खड़े थे जब तक कि बसंत की हवा ने उन्हें गर्म नहीं कर दिया, उनके आंतरम कोशिकाओं को जीवन का संदेश भेज दिया। अचानक पीपल और अन्य पेड़ों दोनों में हलचल मच गई और रहस्य की यह हवा ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही हम पर्दे के पीछे गुप्त ऑपरेशन चल रहे थे, मैं उन पर हरे रंग के छोटे छोटे टुकड़ों को देखकर चौंक जाता था। यह एक समलैंगिक और उत्साहजनक दृश्य था और फिर बहुत तेजी से लाखों की संख्या में पत्ते निकल आते थे और धूप में चमकते थे और हवा में खेलते थे। कली से पत्ती में अचानक परिवर्तन कितना अद्भुत है। मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि आम के पत्ते रसीले रंग के होते हैं। उल्लेखनीय रूप से कश्मीर की पहाड़ियों पर पतझड़ के रंग होते हैं, लेकिन वे जल्द ही रंग बदलते हैं और हरे हो जाते हैं। मानसून की बारिश का हमेशा स्वागत था, क्योंकि उन्होंने गर्मी की गर्मी समाप्त कर दी थी। लेकिन किसी के पास बहुत अधिक अच्छी चीज़ हो सकती है और देहरादून वर्षा देवता के पसंदीदा स्थानों में से एक है। मानसून के टूटने के पहले 5 या 6 हफ्तों के भीतर हमारे पास लगभग 50 या 60 इंच बारिश होगी और छत से टपकने वाली पानी से बचने की कोशिश कर रही है। एक छोटी सी संकरी जगह पर बैठना सुखद नहीं था खिड़कियों से। शरद ऋतु फिर से सुखद थी और सर्दी भी थी, सिवाय जब बारिश हुई। गड़गड़ाहट और बारिश और ठंडी हवाओं के साथ एक सभ्य आवास और थोड़ी गर्मी और आराम के लिए तरस रहा था। कभी कभी ओलावृष्टि होती थी जिसमें पत्थर से बड़े ओले लोहे की नालीदार छड़ी छत पर गिरते थे और एक ज़बरदस्त शोर करते थे। तो तोपखाने की बमबारी कुछ जैसा था। मुझे एक दिन विशेष रूप से याद है। वह 24 सितंबर 1932 था। पूरे दिन गरज के साथ आंधी और बारिश हुई और कड़ाके की ठंड थी। कुल मिलाकर ये शारीरिक दृष्टि से सबसे दयनीय दिनों में से एक था जिसे मैंने जेल में बिताया। शाम को यह अचानक साफ हो गया और मेरे सारे दुख दूर हो गए जब मैंने आसपास के पहाड़ों और पहाड़ियों को बर्फ़ की मोटी चादर से ढका हुआ देखा। अगले दिन क्रिसमस दिवस प्यारा और स्पष्ट था और बर्फ़ से ढके पहाड़ों का एक सुंदर दृश्य था। सामान्य गतिविधियों में शामिल होने से रोककर हम प्रकृति के तरीकों के प्रति अधिक चौकस हो गए। हमने अपने रास्तों में आने वाले विभिन्न जानवरों और कीड़ों को भी देखा। जैसे जैसे मैं और अधिक चौकस होता गया, मैंने अपने सेल में या बाहर छोटे यार्ड में रहने वाले सभी प्रकार की कीड़ा को देखा। मुझे एहसास हुआ कि जब मैंने अकेलेपन की शिकायत की तो वह आंगन जो खाली और सुनसान लग रहा था, जीवन से भरा हुआ था। यह सभी रेंगने वाले या उड़ने वाले कीड़े मेरे साथ किसी भी तरह का हस्तक्षेप किए बिना अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मुझे उनके साथ हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, लेकिन मेरे और खटमल मच्छरों कुछ हद तक मक्खियों के बीच लगातार युद्ध चल रहा था। ततैया और सिंह मैंने सहे थे। मेरे कोठरी में सैकड़ों थे। जब हमारे बीच थोड़ा झगड़ा हुआ था, अनजाने में मुझे लगता है कि एक ततैया ने मुझे डंक मार दिया। अपने क्रोध में मैंने बहुत से लोगों को नष्ट करने के लिए थक गया, लेकिन उन्होंने अपनी अस्थायी घर की रक्षा में
एक बहादुर लड़ाई लड़ी जिसमें शायद उनका अंडा था और मैंने उन्हें छोड़ दिया, और अगर उन्होंने मेरे साथ और हस्तक्षेप नहीं किया तो उन्हें शांति से छोड़ने का फैसला किया। उसके बाद 1 साल से अधिक समय तक मैं इन ततैया और सींगों से घिरी कोठरी में था। उन्होंने मुझ पर कभी हमला नहीं किया और हम दूसरे का सम्मान करते थे। ये जो कुछ भी वाणी है हूबहू आपको बताई जा रही है वक्ता द्वारा, और इसमें वक्ता जो है जवाहरलाल नेहरू, जो बच्चे काफ़ी प्रिय थे। चमगादड़ मुझे पसंद नहीं थे, लेकिन मुझे उन्हें सहना पड़ा। वे शाम की शाम को बिना आवाज़ के उड़ते थे और उन्हें बस काले आसमान के सामने देख सकता था। भयानक चीज़ें, मुझे उनसे डर लगता था। वे किसी के चेहरे की 1 इंच के भीतर से गुजर रहे थे और मुझे हमेशा डर था कि वो मुझे मार सकते। ऊपर हवा में बड़े चमगादड़ उड़ने वाले लोमड़ियों के पास से गुजरे। मैं घंटों के हिसाब से चींटियों और सफ़ेद चींटियों और अन्य कीड़ों को देखता था, और छिपकलियाँ जब शाम को रेंगती थी और अपने शिकार का पीछा करती थी तो मैं एक दूसरे का पीछा करते थे। सबसे हास्यपूर्ण अंदाज में अपनी पूँछ हिलाती थी। आमतौर पर वे ततैया से बचते थे, लेकिन 2 बार मैंने उन्हें बड़ी सावधानी से उनका पीछा करते हुए देखा। उन्हें सामने से पकड़ लिया। मुझे नहीं पता थी स्टिंग से बचने का यह तरीका जानबूझकर था या आकस्मिक था। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, फिर गिलहरियाँ थी। अगर पेड़ आसपास हो तो उनकी भीड़ वे बहुत उद्यमशील बन जाते और ठीक हमारे पास आ जाते। लखनऊ गौल में काफ़ी देर तक बिना हिले डुले बैठकर पढ़ता रहता था, और एक गिलहरी मेरे पैर चढ़कर मेरे घुटने बैठ जाती और चारों ओर देखती, और तब यह मेरी आंखों में देखेगा, महसूस करेगा कि मैं एक पेड़ नहीं था। जो कुछ भी उसने मुझे लिया था, डर उसे एक पल के लिए निष्क्रिय कर देगा और फिर वो बिखर जाएगा। गिलहरी के छोटे बच्चे कभी कभी पेड़ों से गिर जाते थे। माँ उन्हें पीछे आती और उन्हें एक छोटी सी गेंद रोल करती, उन्हें सुरक्षित स्थान ले जाती। कभी कभी तो बच्चा गुम हो जाता। मेरे एक साथी ने इनमें से 3 खोई हुई गिलहरियों को उठाया और उनकी देखभाल की। वो इतने छोटे थे कि उन्हें खिलाने में समस्या हो रही थी। हालांकि समस्या को सरलता से हल किया गया था। एक फाउंटेन पेन फिलर जिसमें थोड़ा रुई लगा होता था एक कुशल फीडिंग बोतल बनाता है। अल्मोड़ा के पर्वतीय करागार को छोड़कर जिन सभी गाल में मैं गया उनमें कबूतरों की भरमार थी। उनमें से हजारों थे। कभी कभी जेल के अधिकारी उन्हें गोली मारकर खा जाते थे। अनिश्चित रूप से मेहनत थे, उन्हें हर जगह पाया जाता है। उनमें से एक जोड़े ने देहरा में मेरे सेल के दरवाजे पर घोंसला बनाया और मैं उन्हें खाना खिलाता था। वे काफ़ी बड़े हो गए थे और अगर उनके सुबह शाम के भोजन में कोई देरी होती तो मेरे पास बैठ जाते और जोर जोर से अपने भोजन की मांग करते। उनके संकेतों को देखना और उन्हें अधीर रोने से सुनना मनोरंजक था। नैनी में हजारों तोते थे और उनमें से बड़ी संख्या में मेरी बैरक की दीवारों में दरारों में रहते थे। उनका प्रेमलाभ और प्रेम प्रसंग हमेशा एक आकर्षक नज़ारा था। कभी कभी 2 नर तोतों के बीच एक महिला तोते को लेकर भीषण झगड़े होते थे, जो मुठभेड़ के परिणाम प्रतीक्षा में शांति से बैठे थे और विजेता को अपना पक्ष देने के लिए तैयार होते थे। देहरादून में तरह तरह के पक्षी थे और जीवन बकबक और चहचहाना गाने की एक नियमित गड़गड़ाहट थी। सबसे ऊपर कोयल की वादी पुकार आई मानसून के दौरान, और उसने ठीक पहले ब्रेन फीवर पक्षी हमारे पास, और मुझे जल्दी एहसास हुआ कि इसका इतना नाम क्यों रखा गया। यह आश्चर्यजनक था कि जिस दृढ़ता के साथ वह दिन में और रात में, धूप में, बारिश में एक ही स्वर को दोहराता चला गया, हम इनमें से अधिकतर पक्षियों को नहीं देख सके। हम उन्हें केवल यह नियम के लिए रूप में सुन सकते थे क्योंकि हमारे छोटे से यार्ड में कोई पेड़ नहीं थे। लेकिन मैं चील और पतंगों का हवा में इनायत के ऊपर और उड़ते हुए देखता था। कभी कभी झपट्टा मारकर फिर खुदा हु हवा द्वारा ऊपर ले जाने की अनुमति देता था। अक्सर जंगली पतंगों या झुंड हमारे सिर के ऊपर से उड़ जाता था। बरेली गाओल में बंदरों की एक बड़ी बस्ती थी और उनकी हरकतें हमेशा देखने लायक होती थी। यह घटना ने मुझे प्रभावित किया। एक बंदर का बच्चा हमारे बैरक के बाड़े में नीचे आने में कामयाब रहा और वह फिर से दीवार नहीं चढ़ सका। वार्डर में कुछ दोषी ओवरसियर और अन्य कैदियों ने उसे पकड़ लिया और उसे गले में थोड़ा सा तार बांध दी। बच्चे के माता पिता संभवतः ने ऊंची दीवार के ऊपर से यह सब देखा और उनका गुस्सा बढ़ गया। अचानक उनमें से एक विशाल बंदर नीचे कूद गया और बच्चे बंदर को घेरने वाली भीड़ के लगभग सही हो गया। यह एक असाधारण बहादुरी का काम था क्योंकि वार्डरों के पास लाठियाँ थी और उन्हें लहरा रहे थे और उनमें काफ़ी भीड़ थी।
लापरवाह साहस की जीत हुई और मनुष्यों की भीड़ अपने पीछे लाठी छोड़कर भाग गई। छोटे बंदर को बचा लिया गया। हमारे पास अक्सर पशु आगंतुक होते थे जिनका स्वागत नहीं किया जाता था। बिच्छू अक्सर हमारी कोशिशों में पाए जाते थे। खासकर आंधी के पास यह आश्चर्य की बात थी कि मुझे कभी एक ने नहीं काटा, क्योंकि मैं उन्हें अपने बिस्तर पर सबसे असंभव स्थानों या किताब पर बैठा हुआ था जिसे मैंने अभी अभी पंक्तिबंद किया था। मैंने एक विशेष रूप से काले और जहरीले दिखने वाले जानवर को कुछ समय के लिए बोतल में रखा, उसमें मधुमक्खियाँ आदि से खिलाया और फिर जब मैंने उसे एक दीवार पर एक तार से बांध दिया तो भागने में सफल रहा। मुझे उससे फिर से मिलने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने अपने सेल के साफ किया और हर जगह उसका शिकार किया, लेकिन वो गायब हो गया था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू अपनी वाणियों में बोलते हैं, मेरी कोठरियों में उनके पास 3-4 सांप भी मिले। उनमें से एक की खबर निकली और प्रेस में सुर्खियां बटोरी। वास्तव में मैंने इस मोड़ का स्वागत किया। जेल का जीवन काफ़ी नीरस है और एक सरता से टूटने वाली हर चीज़ की सराहना की जाती। ऐसा नहीं कि मैं सांपों की सराहना करता हूँ या उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन वे मुझे आतंक से नहीं भरते जैसे वे कुछ लोगों को भरते। बेशक मुझे उन्हें काटने से डर लगता है। अगर मैंने सांप को देखा तो मैं अपनी रक्षा करूँगा, लेकिन प्रतिकर्षण या अत्यधिक भय की कोई भावना नहीं हो। सेंटीपीड मुझे और अधिक भयभीत करते हैं। यह इतना भय नहीं है कि जितना कि सहज प्रतिकर्षण। कलकत्ता के ओलीपुर गॉल में मैं आधी रात को उठा और महसूस किया कि मेरे पैर पर कुछ रेंग रहा है। मैंने अपने पास एक मसाल दबाया और मैंने बिस्तर पर एक सेंटीपीड देखा। सहजता से और अद्भुत गति के साथ मैं उस बिस्तर से बाहर निकल आया और लगभग सेल की दीवारों से टकरा गया। मुझे तब पूरी तरह से एहसास हुआ कि वो पाओलो की सजगता क्या थी। देहरादून में मैंने एक नया जानवर देखा, या कहे तो एक जानवर जो मेरे लिए नया था। मैं गॉल गेट पर खड़ा था और गावलर से बात कर रहा था। तभी हमने देखा कि बाहर एक आदमी एक अजीब जानवर ले जा रहा था। गॉलर ने उसे बुलवाया और मैंने एक छिपकली और एक मगरमच्छ के बीच कुछ देखा। लगभग 2 फीट लंबा, पंजे और एक परतदार आवरण के साथ यह जानवर, जो बहुत अधिक जीवित था, अजीबोगरीब तरीके से तरह की गांठ बनाकर गोल घुमाया गया था। इसके मालिक ने इसे गांठ के माध्यम से एक डंडे से पार किया था और इसे इस तरह से ले जा रहा था। उन्होंने इसे बो कहा। जब गॉलर ने पूछा गया कि इसने इसके साथ क्या करने का प्रस्ताव रखा तो इसने एक व्यापक मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि वो भुज्जी बना देगा, एक तरह की करी। वे वनवासी थे। इसके बाद मैंने F.W. चैंपियंस की किताब दी जंगल इन सनलाइट एंड शेडो की पढ़ने से पता चला कि यह जानवर पेंगोलिन था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, कैदियों, विशेष रूप से लंबे समय तक दोषियों को भावनात्मक भुखमरी से सबसे अधिक पीड़ित होना पड़ता था। अक्सर वे पालती जानवर पाल कर कुछ भावनात्मक संतुष्टि चाहते थे। साधारण कैदी उन्हें नहीं रख सकता, लेकिन दोषी और शेरों को थोड़ी अधिक स्वतंत्रता होती और जेल के कर्मचारी आमतौर पर आपत्ति नहीं करते। सबसे आम पालतू जानवर गिलहरी थे और अजीब तरीके से नेओले गॉल में कुत्तों की अनुमति नहीं है, लेकिन बिल्लियों को प्रोत्साहित किया जाता था। यह नन्ही बिल्ली के बच्चे ने एक बार मुझसे दोस्ती की। यह एक जेल अधिकारी का था और जब उसका तबादला हुआ तो उसे अपने साथ ले गया। मैंने इसे खो दिया, हालांकि कुत्तों की अनुमति नहीं है, लेकिन मैं देहरादून में गलती से कुछ कुत्ते से बंध गया। यह जेल अधिकारी का कुतिया लाया था और फिर उसका तबादला कर दिया। उसने उसे छोड़ दिया। बेचारा एक बेघर पथिक बन गया जो पुलियों के नीचे रहता था, वार्डर से कबाड़ उठाता था, आमतौर पर भूखा मरता था। चूँकि मुझे जेल के बाहर लॉकअप में रखा जा रहा था, वो मेरे पास खाना मांगने आती थी। मैंने उसे नियमित रूप से खाना खिलाना शुरू किया। उसने एक पुलिया के नीचे कूड़े के ढेर को जन्म दिया। इनमें से कई को रास्ते में ले जाया गया और मैंने उसे खिलाया। पिल्लों में से एक हिंसक व्यथा ने बीमार पड़ गया और मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने उसकी देखभाल बहुत सावधानी से की और कभी उसकी देखभाल के लिए रात में 1 दर्जन बार उठता और बच गई, और मैंने खुश था कि मेरी नर्सिंग ने उसे घेर लिया था। मैं बाहर की तुलना में जेल में कहीं अधिक जानवरों को संपर्क में आया। मुझे हमेशा से कुत्तों का शौक़ रहा और मुझे कुछ को पाल रखा था, लेकिन मैं कभी भी उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सका क्योंकि अन्य मामलों में मेरा ध्यान खींचा। जेल में उनकी कंपनी के लिए एक आभारी था। भारतीय एक नियम के रूप में जानवरों को घरेलू पालतू जानवर के रूप में स्वीकार नहीं करते।
ये उल्लेखनीय है कि जानवरों के प्रति उनकी अहिंसा के समान दर्शन के बावजूद वे अक्सर उन्हें के प्रति लापरवाह और निर्दयी होते हैं। यहाँ तक कि गाय, जो कि पसंदीदा जानवर है, हालांकि कई हिंदुओं द्वारा देखा जाता है और लगभग पूजा की जाती है, ये अक्सर दंगों का कारण बनता है। उसके साथ दयालु व्यवहार नहीं किया जाता। पूजा और दया हमेशा एक साथ नहीं चलते। अलग अलग देशों ने अलग अलग जानवरों को अपनी महत्वाकांक्षा या चरित्र के प्रतीक के रूप में अपनाया। संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी का चील, इंग्लैंड का शेर, बुलडॉग, फ्रांस का लड़ाई मुर्गा, पुराने रूस का भालू, ये संरक्षण जानवर राष्ट्रीय चरित्र को कहाँ तक ढालते हैं। उनमें से ज़्यादातर आक्रामक, लड़ने वाले जानवर शिकार के जानवर हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है जो लोग उनके सामने इन उदाहरणों के साथ बड़े होते। ये सचेत रूप से उनके अनुसार खुद को ढालते हैं और आक्रामक व्यवहार करते हैं। ना ही आश्चर्य की बात है हिंदू अपने संरक्षण पशु गाय के लिए सौम्य और अहिंसक होना चाहिए। तो ये जो क्लास 11th का था, एनिमल्स इन फ्राइजन, जेल में जानवर, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं एक और नए सेशन, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।